आज आपके समक्ष मेरे कहानी संग्रह और लड़की जीत गई की एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है सर्कस। शहर में सर्कस आया। नाम था बवंडर। किसी सर्कस का इतना भयानक नाम पहली बार ही सुना गया था। रिक्शों पर बंधे माइक बवंडर के प्रचार में सारे शहर में चीखने लगे। इनके प्रचार गीतों में मुन्नी भी बदनाम होने लगी। रिक्शे के आगे एक बौना जोकर लहक लहक कर सर्कस से ज़्यादा मुन्नी की बदनामी की दास्तान सबको समझाने लगा। सड़कों के किनारे बड़े बड़े पोस्टर लग गए। इनमें झूलों पर झूलती विदेशी लड़कियां नज़र आती थीं। पोस्टर देखकर लोग इनकी नागरिकता का अंदाज़ लगाते, फिर बोलते कि देखना अंदर सभी देसी मिलेंगी। बदन पे पाउडर पोत लेने से कोई विदेशी थोड़े ही बन जाती है। उनकी ये टिप्पणी उन्हें पिछले सर्कस से मिली निराशा पर आधारित होती थी। पोस्टरों में एक हसीना को भालू से कुश्ती लड़ते हुए दिखाया गया था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह स्विमिंग पूल से निकलकर सीधे रिंग में लड़ने पहुंच गई हो। पोस्टर पर मुख्यतः हसीनाओं का कब्जा था। एक किनारे पर दो जोकर भी बने थे। जनानी आवाज़ में प्रचार सुनकर लोग रिक्शे के अंदर झांकते, परंतु भीतर एक दाढ़ीबाज को माइक पर जनानी आवाज़ में बोलता देख निराश हो जाते। बच्चों के लिए हाथी का फुटबॉल मैच भी सर्कस में शामिल था। सर्कस मालिक ने उद्घाटन शो में खास अतिथियों के लिए कोल्ड ड्रिंक और फ्री पास का इंतज़ाम किया। इस शो में कोल्ड ड्रिंक सुड़कने वालों में वे आला दिमाग भी शामिल थे जिन्होंने इसकी परमिशन देने में ही पूरा महीना लगा दिया था। सर्कस की सर्च लाइट रात में शहर के ऊपर घूमने लगी। बच्चे माँ बाप को ये सर्च लाइट दिखाते और सर्कस दिखाने की ज़िद करते। लड़की की भालू से कुश्ती वाले आइटम की शहर में बहुत चर्चा थी, क्योंकि भालू ने उद्घाटन शो में ही लड़की के वस्त्रों पर अपना पंजा चला दिया था। इस शो के भाग्यवान दर्शकों ने घटना का आंखों देखा हाल खूब प्रचारित किया था। अब हर शो में कुश्ती वाला आइटम आते ही दर्शक मन ही मन भालू में दुशासन की आत्मा का आह्वान करने लगते। लेकिन फर्स्ट डे वाला आनंद उन्हें फिर कभी नहीं मिला। शो में बच्चे भालू को और उनके पिताश्री ढकी हुई हसीना को देखकर संतोष करते रहे। शारदीय नवरात्रि निकट थी, अतः जब सर्कस लगा तो अच्छा खासा चलने भी लगा। सर्कस में दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ स्कूल वालों ने घटी दरों पर स्कूली बच्चों को सर्कस दिखवाया, लेकिन बच्चों ने सहपाठियों के साथ बैठकर जब हाथी, घोड़ा और शेर के निजी अंगों पर बेबाक टिप्पणियां की तो उनकी बाल जिज्ञासा में उनकी शिक्षिकाओं को किशोर तत्व के दर्शन हो गए। उन्होंने तत्काल छात्राओं को छात्रों से अलग बैठाने का प्रबंध कर दिया। कुछ दिनों बाद टिकट बिक्री कम होने लगी। वैसे भी सर्कस में असली कमाई के 10-12 दिन ही होते हैं। मैनेजर का तजुर्बा था कि लड़की और भालू की कुश्ती बहुत पसंद की गई है, अतः उसने इसी आइटम में कुछ नया करने के बारे में सोचा। उसने अगले शो में ऐलान कर दिया कि हसीना जिस भालू से दो दो हाथ करती है, यदि उस भालू से कोई 2 मिनट कुश्ती लड़ लेगा तो सर्कस कंपनी उसे 500 रुपये का नगद इनाम उसी हसीना के हाथ से दिलवाएगी। ऐलान में चूंकि जान थी, अतः खबर बिजली की तरह गली कूचों से होती हुई अखाड़ों तक पहुंच गई। पहलवानों ने भी सोचा कि लानत है उनकी अखाड़ेबाजी पे, अगर वे एक भालू को भी न चित कर सकें, जबकि एक नारी तो उसे खेल खेल में चित कर देती है। बस इसके बाद हर शो में कुछ मजबूत जिस्म कुर्ते लुंगी में सजकर भालू का जायजा लेने के लिए आने लगे। उनकी मंशा तो भालू का जायजा लेने की होती, मगर ज़्यादातर उस हसीना का जायजा लेकर लौट जाते थे। वापसी में वे सोचने लगते कि साला भालू भी कोई चित करने की चीज़ है। हसीना को देखने के बाद भालू में उनकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी होती थी। हर शो में मैनेजर दर्शकों को खूब ललकारता था, क्या ये शहर वीरों से खाली है? क्या पंडाल में ऐसा एक भी मर्द नहीं है जो हसीना के दुश्मन से दो दो हाथ कर सके? उसकी ललकार सुनकर पंडाल में बैठी पत्नियां अपने प्राणनाथ को बड़ी उम्मीद से निहारती, किंतु प्राणनाथों की कातर निगाहें बयान कर देती कि वे तो अब पति हैं। वैसे कई पत्नियों की दिली इच्छा थी कि उनका जाबाज भालू से पंगा ले ले, मगर कोई भी उनके झांसे में नहीं आया।
अतः पति को भालू से पिटवाने की उनकी इच्छा अधूरी ही रह गई। मैनेजर के ऐलान ने फिर से भीड़ बढ़ा दी थी। अब हर शो में दर्शक सोचते कि क्या पता उन्हीं के शो में कोई मर्द बच्चा भालू को पटक कर हसीना का घमंड तोड़ दे। लेकिन हर शो में आइटम के बाद विजयी हसीना हंसती हुई सर्कस के अंदर घुस जाती थी। इनाम की रकम बढ़ाकर अब 1000 कर दी गई। हसीना भी अब आइटम के बाद 500 के 2 नोट अपने कपड़ों में खोसने के बाद ही रिंग से बाहर जाती थी। मैनेजर की चुनौती और नोट वाली हसीना दोनों ही चर्चा में थे। कोई कहता पता नहीं वे कौन भाग्यवान होगा जिसे हसीना के नोट निकालने का मौका मिलेगा। कुश्ती का आकर्षण कई गुना बढ़ चुका था। लोगों को शहर में माई का लाल होने का पूरा भरोसा था, लेकिन फिलहाल खुद को पिता का लाल कहने से उन्हें कोई परहेज नहीं था। अब भालू की कुश्ती पर सट्टा भी शुरू हो गया। सट्टे के मुद्दे बड़े साफ थे, जैसे माई का लाल मिलेगा या नहीं, कुश्ती 1 मिनट चलेगी या पूरी होगी, माई का लाल जिंदा लौटेगा या नहीं, हसीना खुद रुपए देगी या निकालने को कहेगी। इसके अलावा भी अटकलें थीं, लेकिन रेट कम था। जब सट्टे की शिकायत हुई तो पुलिस की गाज सीधे मैनेजर पे गिरी। टिकट बिक्री चूँकि मज़े की थी, अतः मैनेजर ने तत्काल ये गाज परे कर दी। शहर में हर तरफ सर्कस का खुमार था। समाचार पत्रों में हसीना के साथ भालू भी छपने लगा। आखिर क्यों न छपता, उसे नारी से हारने में मजा जो आता था। माई का लाल अभी तक नहीं मिला था। नारियां अपने पर्स में भालू का चित्र रखने लगी थीं, क्योंकि इसे देखकर उनके पतियों के चेहरे लटक जाते थे। एक भालू ने पति समाज के बाहुबल पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। उनके लिए भालू अब एक खलनायक था। एक दिन अखबार में हेडलाइंस छपीं कि इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुईं, आज होगा ज़िंदगी और मौत का फैसला, भालू से कुश्ती लड़ेंगे अंटी पहलवान। इसमें अंटी पहलवान का न्यूनतम वस्त्रों वाला आपाद मस्तक चित्र भी छपा था। अपने रोमाच्छादित शरीर और लाल लंगोट में वे भालू के निकट संबंधी दिख रहे थे। उनके जीवन परिचय में उनके अखंड ब्रह्मचारी और हनुमान जी का अनन्य भक्त होने का उल्लेख था। उन्होंने सारा जीवन अपने चेलों के कान तोड़ने और आड़ा गोड़ने में बिताया था। उनके बगल में बहुचर्चित भालू भी छपा था। बालों की दृष्टि से दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं था। पुरुष जहां अंटी पहलवान के दर्शन से निहाल हुए, वहीं नारियां मुंह बिचकाकर बोलीं, इस मुँहे से तो भालू ही अच्छा लग रहा है। अंटी पहलवान ने इस मुकाबले के लिए 2 शर्तें रखी थीं। पहली तो ये कि वे सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ेंगे, और दूसरी ये कि कुश्ती भालू के चित होने पर ही समाप्त होगी, फिर इसमें चाहे मिनट लगे या घंटा। उनकी दोनों शर्तों को मैनेजर ने स्वीकार कर लिया था। अखबार में मैनेजर का भी 54 साइज फ़ोटो छपा था। ये मुकाबला दोपहर के शो में होना तय किया गया था। उस दिन का अखबार हाथों हाथ बिक गया। कुछ ने तो इसे मांग कर अंटी पहलवान का दिव्य दर्शन किया। ऑफिसों में सारे काम 12 बजे तक निपटा दिए गए। सर्कस की टिकट खिड़की पर शो के 2 घंटे पहले से मारा मारी होने लगी। शांति व्यवस्था हेतु पुलिस लगानी पड़ी। मैनेजर ने वीआईपी के नाम पर तुरंत आधे टिकट दबा लिए और अपने जोकरों से ब्लैक में बिकवाए। हर तरफ सिर्फ 3 ही बातें थीं, भालू, पहलवान और हसीना। सट्टा 20 का आंकड़ा पार कर चुका था, यानी जीतने पर 20 गुना रकम वापसी। सट्टे का रेट अच्छे अच्छों को अपनी तरफ खींच रहा था। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुईं। दोपहर के शो में मैनेजर ने आला अफसरान को गेट पर रिसीव किया। उनके लिए रिंग के पास कुर्सियां रखवाई गईं। इस शो में महिलाओं और पुरुषों की संख्या तो लगभग बराबर ही थी, किंतु उभय पक्ष आज अपनी अपनी मंडली में बैठे थे। शो शुरू होने का टाइम हो गया था, किंतु अंटी पहलवान का अभी तक कोई अता पता नहीं था।
मैनेजर अब तक पंडाल की क्षमता से 2.5 गुने टिकट बेच चुका था। सर्कस में सीटों का नंबर तो होता नहीं, अतः सभी लोग अंदाजे से बैठते हैं। सर्कस के प्रवेश द्वार पर जूतम पैजार चल रही थी। इसे रोकने के लिए पुलिस काफ़ी मशक्क़त कर रही थी। मैनेजर ने अब शो शुरू करना ही उचित समझा और माइक पर सूक्ष्म स्वागत भाषण के बाद उसने बैंड की धुन पर कलाकारों का रंगारंग मार्च पास्ट शुरू करा दिया। मार्च पास्ट में सबसे आगे कुलाचे मारते जोकर आए, फिर एक पहिया साइकिलों पे लड़कियां, उनके बाद रबर सुंदरी, गेंडा, कुत्ता, शेर, घोड़ा और ना जाने क्या क्या सभी आए। सबसे अंत में अपने भालू के साथ कुश्ती वाली हसीना भी आई। उसे देखकर पुरुषों को घोर निराशा हुई, क्योंकि आज वह काले ट्रैक सूट में ढकी थी। कुछ ने खुद को तसल्ली दी कि ठीक ही तो है, यदि अभी से असली ड्रेस पहन लेगी तो उसे ठंड नहीं लग जाएगी। मैनेजर पुराना ग्राहक था, अतः आइटम परोसना जानता था। भालू वाली हसीना को देखते ही महिलाओं ने आवाज़ बुलंद की, मातृशक्ति जिंदाबाद। फिर बहुत सी बारीक आवाज़ों ने इस जय घोष को दोहराया, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पर पुरुषों ने भी एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी की भी पितृशक्ति जिंदा नहीं हुई और वे पूर्ववत ट्रैक सूट वाली पर केंद्रित हो गए। शो में जब लगभग आधे आइटम निकल गए तो भालू की कुश्ती की मांग ने जोरों से सिर उठाया। आंटी पहलवान अभी तक नदारद थे। मैनेजर के माथे पे पसीना आ गया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि असलियत जानने पर दर्शक उसकी क्या दुर्गति करेंगे। वह अपने चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़कर बंगाल के जादूगर को पेश करने रिंग में आया और शुष्क गले से बताने लगा कि कैसे एक सुंदरी को लकड़ी के बक्से में मुर्गी की तरह बंद करके उसमें चारों तरफ से 7 शमशीरें घुसेड़ी जाएंगी, जो बक्सा बंद सुंदरी के नाजुक जिस्म में कहीं भी पेवस्त हो सकती हैं। तलवारों को देखकर दर्शक शमशीर का मतलब तो समझ गए, लेकिन उनके लिए पेवस्त के मायने आखिर तक अज्ञात ही रहे। बक्सा सुंदरी को आपाद मस्तक देखने के बाद दर्शक खामोश हो गए, अतः जादूगर बक्से के पल्ले खोलकर उन्हें आर पार दिखाने लगा। इधर मैनेजर के स्टॉक में सुंदरियां समाप्ति पर थीं और उधर आंटी पहलवान अभी तक नदारद थे। उसकी कातर दृष्टि प्रवेश द्वार पर ही लगी थी। अचानक मैनेजर ने प्रवेश द्वार पर आंटी पहलवान को गेट कीपर से उलझते देखा। वह पलक झपकते ही गेट पर पहुंच गया। गेट कीपर पहलवान से टिकट मांग रहा था और पहलवान का कहना था कि अगर वो भालू वाली खरीदेगी तो वे भी ले लेंगे। कड़वे तेल से गंधाते आंटी पहलवान को देखकर मैनेजर भाव विवल हो गया। उसे ऐसा लगा मानो पंडाल में साक्षात प्रभु अवतरित हुए हों। उन्हें लेकर वह ड्रेसिंग रूम की ओर जाने लगा तो पहलवान बोले, कहाँ जा रहे हो मैनेजर? सीधे अखाड़े में चलो। वह बोला कि हर कलाकार को शो के पहले कुछ तैयारी करनी होती है, बस 2 मिनट लगेंगे। पहलवान जी बिफर गए। देखो, अपन कलाकार वलाकार कुछ नहीं, बल्कि खालिस पहलवान हैं। तुमने हमसे जांघिया वाली बात बोली थी तो उसे हम घर से ही लंगोट के ऊपर पहन कर आए हैं। तेल मालिश पट्ठों ने कर दी थी, अब तैयारी क्या घंटा करनी है। मैनेजर का इसके पहले कभी किसी पहलवान से पाला नहीं पड़ा था। वह बोला, ठीक है सर, आप इस कुर्सी पर बैठो, अगला आप ही का नंबर है। मैनेजर रिंग में जाने ही वाला था कि पहलवान बोले, तुम्हारे आदमियों ने हमारे पट्ठों को गेट पर रोक रखा है। पहले अपन के पट्ठों को अंदर लो, नहीं तो तुम्हारी कुश्ती गई तेल लेने। मैनेजर ने उनके पट्ठों को अंदर लेने के लिए तुरंत अपना आदमी दौड़ाया और खुद रिंग में आ गया। इस समय मुस्कुराती हुई बक्सा सुंदरी बक्से से बेदाग बाहर निकल रही थी। किसी भी शमशीर ने उसे नहीं छुआ था। लोग कानाफूसी करने लगे, लगता है साले रबड़ की तलवार अंदर घुसाते हैं। मैनेजर ने माइक थामा और शुरू हुआ, मेहरबान कद्रदान साहबान, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुईं। पेश है हमारे मेहमान, नाम है आंटी पहलवान, हमारे सर्कस का भालू इनसे 2-2 हाथ करेगा। आज ऐसा मुकाबला होगा
जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐलान खत्म होते ही कड़वे तेल से पुते लाल जांगियाधारी अंटी पहलवान अकड़ते हुए रिंग में उतरे। एक उत्साही पट्टे ने कुश्ती से पहले ही लाल गुलाब की माला उनके गले में डाल दी थी। सूरज अभी आसमान में था, अतः भालू रूपी जयद्रथ से पंगा लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। पंडाल भर आंखों ने पहलवान को आंका। पहलवान ने रिंग को अखाड़े की मान्यता देकर इसकी मिट्टी माथे से लगाई, फिर हाथ जोड़कर इसकी परिक्रमा शुरू कर दी। लोग उनका उत्साह बढ़ाने लगे। परिक्रमा अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सुंदरी अपने प्रिय भालू के साथ सूक्ष्म पोशाक में इठलाती हुई आ गई और अदा से टेढ़ी होकर रिंग में खड़ी हो गई। उसके भालू ने भी दो पैरों पर खड़े होकर पहले भीड़ की तरफ हाथ जोड़े, फिर चौपाया बनकर जमीन खरोचने लगा। पहलवान भी परिक्रमा पूरी करके एक तरफ खड़े हो गए। मैनेजर ने माइक पर कुश्ती की शर्तों और इनाम की रकम को दोहराया। रिंग में तिरपाल बिछाकर गद्दे डाल दिए गए। इस गुदगुदे अखाड़े के दोनों ओर भालू और पहलवान आमने सामने आ गए। सुंदरी सीटी लेकर रेफरी बन गई। सुंदरी ने सीटी बजाई, किंतु अपने सामने पहलवान को देखकर भालू ने कोई हरकत नहीं की। सुंदरी ने दोबारा सीटी बजाई और खुद पहलवान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। भालू ने सुंदरी को पहलवान के पीछे छिपते हुए देख लिया था, अतः वह चौपाया अवतार छोड़ दो पाया बनकर लार गिराता हुआ डगमग कदमों से सुंदरी की ओर बढ़ने लगा। अंटी पहलवान ने ताल ठोकी और दो कदम आगे बढ़कर वे भालू के रास्ते में आ गए। भालू उनके बगल से निकलकर सुंदरी को रोज की तरह अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन पहलवान को लगा कि उनसे बचने के लिए भालू अखाड़ा छोड़ रहा है। उन्होंने भालू को लंगड़ी मारी तो उसने उनके कंधे पर अपना पंजा चला दिया। अंटी पहलवान संतुलन खोकर आसमान देखने लगे। उन्होंने लेटे लेटे पुनः टंगड़ी मारने की कोशिश की तो भालू ने अपना पैर उनके पंजे पर रख दिया। पंडाल में भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नीचे क्या हो रहा है। आंटी पहलवान ने जब दूसरी टांग को हरकत दी तो भालू ने इस पर दूसरा पांव रख दिया और वह चौपाया बन गया। पहलवान ने भालू के मुंह पर मुक्का मारा तो भालू ने अगले पंजे से इसे दबा लिया। आंटी पहलवान स्वतंत्र हाथ की मुट्ठी अभी बांध ही रहे थे कि भालू ने अपने दूसरे पंजे से उसे भी काबू में कर लिया। पहलवान को अपना अंत निकट दिखने लगा। वे भद्दी भद्दी गालियां बककर जोर जोर से अपने पट्टों को बुलाने लगे। लोग अभी तक इसे कुश्ती का ही प्रायोजित अंश मानकर हर्ष ध्वनि कर रहे थे, लेकिन पट्टों को उस्ताद की गालियों से असलियत का अंदाज़ा हो गया, अतः वे उस्ताद की रक्षा हेतु रिंग में दौड़े। भालू ने भी शायद गालियां सुन ली थी, क्योंकि इसके बाद उसने गुलाब की माला चबाना छोड़कर उनके गाली उगलते मुंह को अपने मुंह से ढक लिया। इसी के साथ पहलवान भालू के नीचे अदृश्य हो गए। अब सुंदरी सक्रिय हुई और जोर जोर से सीटी बजाने लगी। सीटी सुनकर भालू ने खेल भावना के अनुसार पहलवान को पुनः प्रकट कर दिया। इसके बाद दोपाया बनकर उसने भीड़ की तरफ हाथ जोड़े और सुंदरी के बगल में आकर खड़ा हो गया। सर्कस के लोग स्ट्रेचर लेकर रिंग में पहुंच गए थे। जब पहलवान को उठाकर वे अस्पताल की तरफ दौड़े तो दर्शकों को सारा माजरा समझ में आया। भालू जीत चुका था और हसीना के नोट अभी भी सुरक्षित थे। मैनेजर ने बाकी आइटम कैंसिल करके अफरा तफरी में शो का समापन कर दिया। अगले दिन अखबार में प्लास्टर से आच्छादित पहलवान का चित्र छपा था। डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार उनके हाथ और पांव की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया था। संवाददाता द्वारा पहलवान से जब उनकी हार का कारण पूछा तो उन्होंने इसका दोषी मैनेजर को ठहराया था। बकौल पहलवान, सर्कस वालों ने साला हमसे धोखा किया। ऐलान तो भालू से कुश्ती लड़ने का किया, लेकिन रिंग में हमारे सामने भालून खड़ी कर दी। मादा देखकर तो जैसे हमारे हाथ पांव ही बंध गए। हमने जनाना कुश्ती के लिए थोड़े ही लंगोट बांधा है। हमारी भी कोई मर्यादा है।
हमने तो खुद को बस हनुमान जी के सहारे छोड़ दिया था कि मादा अब चाहे मारे या जिंदा रखे। मैनेजर ने भी अखबार में अपना पक्ष स्पष्ट किया था कि सर्कस कंपनी ने अपने ऐलान में भालू बोला था, नर मादा वाली कोई बात नहीं की थी। शहर में चूंकि किसी को भालू का स्त्रीलिंग नहीं मालूम था और शब्दकोश में भी किसी को भालून जैसा कुछ नहीं मिला, अतः मैनेजर पहलवान के आरोप से बरी हो गया। इस विषय में शहर के पुल्लिंगों की ओर से भी टिप्पणी आई थी कि कुश्ती में अगर मादा वाला फैक्टर नहीं होता तो अपने ब्रह्मचारी की जीत पक्की थी। भला मादा से कौन जीत सकता है।